हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडिया 16 अगेन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने मेजरमेंट का मॉडल देखा था। देन उसके बाद रिवैल्यूएशन मॉडल्स देखा था। रिवैल्यूएशन में फिर उसके बाद आगे देखा था उसका स्टेप्स की डायरेक्ट मेथड होगा, इनडायरेक्ट मेथड होगा। फिर उसके बाद आगे और क्या देखा था? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। देन उसके बाद अगर फर्दर रिवैल्यूएशन होता है, फर्स्ट रिवैल्यूएशन हो गया, फिर उसके बाद फर्दर रिवैल्यूएशन होता है, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, मतलब कैसे अकाउंटिंग करते हैं। तो वो देखा था, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग, अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ, अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है, इन केस अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं एज एन इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, ये तो समझा। देन अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो फिर उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, बराबर। यस। देन इन केस फर्दर रिवैल्यूएशन होता है, पहले रिवैल्यूएशन हुआ, फिर से और एक बार रिवैल्यूएशन हुआ, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? तो समझो केस वन है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ फर्स्ट, यानी पहली बार जब हुआ था अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था। अपवर्ड रिवैल्यूएशन इन द सेंस क्या है कि हमने जो भी रिवैल्यूएशन हुआ उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में हमने ट्रांसफर किया था, बराबर। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेटर क्या हुआ, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। अब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन जब होगा, यानी क्या, पहले अपवर्ड हुआ फिर उसके बाद डाउनवर्ड हो रहा है। डाउनवर्ड जब होगा, सबसे पहले मैं किससे एडजस्ट करूंगा? जो भी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, पहले जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है, जो मैंने अपवर्ड रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया था, उसको एडजस्ट करूंगा पहले। फिर उसके बाद जो भी है पीएनएल में एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखो, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व। यानी क्या, पहले मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट कर लूंगा, उसके बाद उस जो भी बचा वो पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। सिंपल। उसका जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीपीई। और अगर कोई भी एक्सेस बैलेंस बचता है रिवैल्यूएशन रिजर्व में, जो भी एक्सेस बैलेंस बचा है, मतलब समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट रिवैल्यूएशन हुआ था 2000 का, बराबर। कितना हुआ था? 2000 का। और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, सेकेंड रिवैल्यूएशन समझो फॉर एग्जांपल 3000 का। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व में स्टार्टिंग में मैं 2000 ट्रांसफर किया था, अब हुआ मेरा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 3000। तो फर्स्ट 2000 जो है, फर्स्ट 2000 मैं क्या करूंगा यहाँ पे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट करूंगा, और नेक्स्ट टू 1000 रुपीज इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। सिंपल। इसका क्वेश्चन भी देखा था हमने कल, राइट। देन फर्स्ट अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, देन उसके बाद अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा। अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो फिर उसको ट्रांसफर करते हैं हम पीएनएल में, राइट। स्टार्टिंग में कहाँ पे करते हैं? पीएनएल में करते हैं। तो पीएनएल में करने के बाद अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन में होगा, तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, पीएनएल में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देंगे, जो भी एक्सेस बैलेंस बचेगा उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल। यस। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन मेथड देखा था। डेप्रिसिएशन मेथड, तीन डेप्रिसिएशन मेथड है, एक एसएलएम, देन डब्ल्यूडीवी, एंड थर्ड आता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। वीडियो अटक रहा है क्या मेरा? नहीं, नहीं क्लियर है। ना? ओके। सो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन द एंटिटीज चॉइस, एंटिटी के ऊपर डिपेंड है, और नेचर ऑफ असेट, जो भी नेचर ऑफ असेट है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। देन ईच असेट जो है ना, वो डेप्रिशिएट करेंगे, अलग अलग डेप्रिशिएट करेंगे जो उसका पर्पस के हिसाब से। देन अगर समझो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों साथ में है, तो फिर लैंड को अलग से करेंगे एंड बिल्डिंग को अलग से करेंगे। लैंड को डेप्रिशिएट करेंगे या नहीं? क्यों? क्योंकि वो अप्रिशिएबल एसेट है, कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता लैंड। जो भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन अपन चार्ज करेंगे। देन कम्स डेप्रिसिएशन चार्ज करने, जो भी पीरियड होना चाहिए, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, एक साल से ज्यादा अगर लाइफ है, जो भी पीपीई है उसका लाइफ जो है ना, एक साल से ज्यादा होना चाहिए। एक साल से कम है तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, एक साल से ज्यादा जिसके ऊपर है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, ये मोटा मोटा डेप्रिसिएशन के रिलेटेड है। देन जो भी चेंज आएगा डेप्रिसिएशन में, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में चेंज आएगा, सैल्वेज वैल्यू में चेंज आएगा, या फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में चेंज आएगा, इसको अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? एस्टिमेट में चेंज है क्या? इंडेस 8 के हिसाब से, इंडेस 8 हमें पढ़ना है अभी, वो डिटेल में करेंगे इंडेस 8 में। लेकिन अभी के लिए जो भी डेप्रिसिएशन में जो भी चेंज आएगा वो क्या रहेगा, वो इंडेस 8 के हिसाब से एस्टिमेट में चेंज है। किसमें चेंज है? एस्टिमेट में चेंज है, ठीक है। और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखना था हमें। क्वेश्चन देख के आया भूमि? वो नहीं। नहीं? ठीक है, हम देखते हैं अभी। यार ये क्या हुआ इसको? एक मिनट हाँ।
यहाँ पे एक बार क्वेश्चन रीड कर लेना। इसमें जो है ना, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, फिर उसके बाद डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, और देन फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये तीनों जो कंसेप्ट है वो कवर हो जाएंगे क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंदी है। एक बार क्वेश्चन देख लो। डन। डन। ओके, चलो। कौन है हेवन लिमिटेड? हैड परचेस्ड अ मशीनरी ऑन 1/4/2001। कब परचेज किया था? 1/4/2000, for ₹30 lakhs, 30 lakhs में परचेज किया था। ओके सर। विच इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स बुक्स रिटर्न डाउन वैल्यू आके 1750 ऑन 1/4/2006। यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हेवन लिमिटेड ने परचेज किया था 30 lakhs का, विच इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स बुक्स ऑन 1/4/2006। यानी कितना साल खत्म हो गए? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 5 साल खत्म हो गया यहाँ पे, यहाँ से लेके यस। 1/4/2006, 5 years। अब जाके इसका रिटर्न डाउन वैल्यू है 1750 बराबर। The company has estimated an upward revaluation of 10% on 1/4/2006 to arrive at the fair value of the asset। यानी क्या, अब जो है ना 1/4/2006 को ये क्या कर रहे हैं, अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं 10% का। ओके, अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑन 1750, ठीक है। Heaven Limited availed the option given by the Ind AS of transferring some of the surplus as the asset is used by the enterprise। यानी सिंपली क्या बोल रहे हैं, ये रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो हो रहा है। यानी उन लोग क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब ये बोल रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। देन ऑन यस। 1/4/2008 द मशीनरी वॉज रिवैल्यूड डाउनवर्ड। अच्छा, तो फिर आगे क्या बोल रहे हैं, और 2 साल के बाद, यानी क्या हुआ, 1/4/2006 को ये लोग क्या कर रहे हैं, 10% अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया। अब जाके 1/4/2008 मतलब 2 साल के बाद, बराबर 2 साल के बाद ये क्या बोल रहे हैं कि 15% डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। तो यहाँ पे इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर किया था पहले, पहले एडजस्ट होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व से, फिर उसके बाद पीएनएल में जाएगा, ठीक है। 15% एंड द कंपनी रीएस्टिमेटेड द मशीनरी रिमेनिंग लाइफ टू बी 8 years। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी यूजफुल लाइफ है वो भी रिवाइज हो रहा है 8 years को। ऑन 1/3/2010 द मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 9,35,000। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करता है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, यानी यहाँ पे अपने को लेजर बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेवन ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/4/2001 को 30 लाख का जो है ना मैंने कुछ मशीनरी परचेस किया था, ठीक है। और 5 साल बाद उसका रिटर्न डाउन वैल्यू है 17 लाख 50,000, ठीक है। देन आगे क्या बोल रहा है, 17 लाख 50,000 के ऊपर 10% का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया ऑन 1/4/2006, ठीक। देन 2 साल बाद फिर से जो भी अमाउंट आया था उसको डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। यानी क्या, यहाँ पे देखो, ये जो 2 साल है ना, 2 साल, इसमें डेप्रिसिएशन लगने के बाद, हाँ, इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे हम। डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन लगने के बाद फिर जो भी मेरा कैरिंग अमाउंट आएगा उसके ऊपर 15% डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसका जो यूजफुल लाइफ है वो 8 years को चेंज हो रहा है, फिर से यहाँ पे जो है ना, इसका यूजफुल लाइफ 8 years को चेंज हो रहा है। ओके सर। और क्या दिया है, इसको लास्ट में सेल्ड आउट कर दिया, मतलब सेल आउट कर दिया, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 11। ये है क्वेश्चन नंबर 11। एलडीआर क्वेश्चन है, देख के जाना है। ओके। और ये आरटीपी नवंबर 2021 यहाँ पे भी आया था। सबसे पहला हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट्स बना लेंगे। वर्किंग नोट्स के हिसाब से फिर हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया था। ऑन 1/4/2001 को मशीनरी 30 लाख का परचेस किया था, राइट? फिर उसके बाद 1/4/2006 को इसका रिटर्न डाउन वैल्यू या डब्ल्यू बोल लो 17,50,000 है। ओके सर। फिर उसके बाद आगे क्या दिया है? 1/4/2006 को ही अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है इसको। कितना सर? 10%। फिर उसके बाद और आगे क्या बोला है? देन 1/4/2008 को अगेन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है कितना? 15% से हुआ है, 15% से। देन ऑन 31 मार्च 2010 को, 31 मार्च 2010, ठीक है, इसको सोल्ड आउट किया है फॉर ₹9,35,000। अब बताओ यहाँ पे मुझे डेप्रिसिएशन के रिलेटेड कुछ डेटा दिया है क्या? यहाँ पे डायरेक्टली कोई डेटा दिया है क्या? डायरेक्टली कोई भी डेटा नहीं दिया है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग, सबसे पहला चीज यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो तो 1 को कितना था? मेरा वीडियो अटक रहा है लग रहा है। नो नो सर, सही है। 1 मिनट, मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, वहां पे लिख रहा हूँ वीडियो में। 1 मिनट। अच्छा, हाँ हाँ, लिख लो। यस, हेलो, अभी आ रहा है वीडियो? यस सर। नोट। हाँ, क्या कहा था मैं? बोल रहा था कि ऑन 1/4/2001 को मेरा जो मशीनरी का वैल्यू था वो 30 लाख था। और 1/4/2006 को डब्ल्यूडीबी कितना हुआ? 17,50,000। तो जो भी डिफरेंस है वो तो डिप्रिसिएशन हो गया ना। जो भी डिफरेंस है वो डिप्रिसिएशन हो गया। यस, डिप्रिसिएशन चार्ज इन विद इन 5 years। 5 years मतलब कैसा है सर? यहाँ पे 1/4/2001 से लेके 1/4/2006 तक, ये जो बीच पे का डिफरेंस है वो 5 years है। 30 लाख का मेरा इनिशियल ही था, माइनस 17,50,000, राइट? तो मेरा टोटल कितना आ गया? कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 12,50,000। ये मेरा हुआ डिप्रिसिएशन फॉर दी 5 years। यस सर। पर ईयर कितना हुआ? पर ईयर 12,50,000 डिवाइडेड बाय 5 years। 1 लाख। पर ईयर 2,50,000। यस, ठीक है सर, यहाँ तो समझ गया। यस। यहाँ तक तो बहुत इजी था। अब आगे मेरा डब्ल्यूडीवी कितना बचा है? आगे मेरा जो है ना कैरिंग अमाउंट या डब्ल्यूडीवी 17,50,000 बचा है ना। 17,50,000 बचा है, तो फिर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ तो पता ही कर सकता हूँ मैं। कैसा? कैसा?
रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 17,50,000। मेरा तो ये हुआ रिमेनिंग डब्ल्यूडीवी एज ऑन 1/4/2006 डिवाइडेड बाय मंथली ईयरली डेप्रिसिएशन मुझे पता है वन 2,50,000। टू 2.4। यस। तो 17,50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000, तो कितना साल बचा है? 7 years। तो मेरा टोटल यूजफुल लाइफ 7 कितना हो years। गया? टोटल यूजफुल लाइफ इज 12 years। 12 years यार। पहला 5 साल, 5 years प्लस उसके बाद का 7 years आके 12 years। सिंपल था ये, कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर। नहीं। अब बताओ, अब आगे क्या हो रहा है? आगे क्या हो रहा है मेरा? अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है ना, 10% का अपवर्ड रिवैल्यूएशन, राइट? तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ अपवर्ड रिवैल्यूएशन 2006। एक मिनट, कब था ये? 1/4/2006 को था ना, 1/4/2006। ठीक है। तो मेरा डब्ल्यूडीवी क्या था इसके टाइम में? या बताओ, बुक वैल्यू एज ऑन 1/4/2006, 17,50,000, राइट? प्लस यस। 10% अपवर्ड रिवैल्यूएशन, 10% अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अपवर्ड रिवैल्यूएशन 10% कर लो, कितना आता है? 19,25,000। अच्छा, करने के बाद ना, तो टोटल रीवैल्यूड अमाउंट इज 19,25,000। 25,000। यस, इतना आया। और मेरा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पता है मुझे, आज के दिन में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है? 7 years है ना। 7 years कैसा है सर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना हमने। 7 years रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज ऑन 1/4/2006। यहाँ पे 1/4/2006, ठीक है। हेलो। यस सर। आज वीडियो को क्या हो रहा है? ठीक है, रिवैल्यूड अमाउंट आ गया। और इसका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, 7 years। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 7 years। कैसा आया 7 years? यहाँ से, यहाँ पे स्टेप 1 से आया। स्टेप 1। तो बताओ रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, कैलकुलेट करके बताओ। 9,25,000 डिवाइडेड बाई 7। 2,75,000। 2,75,000। यस, सिंपल। यहाँ तक, यहाँ तक कुछ डाउट है? यहाँ तक कुछ डाउट है बताओ। यहाँ तक नो सर। आराम आराम से निकल गया। अब मुझे डेप्रिसिएशन निकाल, डाउनवर्ड डेप्रिसिएशन जो हुआ है ना वहां पे, कब हुआ था? ऑन वन फोर टू 2008। थाउजेंड एट ये निकालना है। अब यहाँ पे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑन 1/4/2008। हम्म। अब बताओ 1/4/2008 को मेरा ये क्या रहेगा? क्या बुक वैल्यू क्या रहेगा? कंप्यूट कर सकते हो क्या? बुक यस वैल्यू सर। एज ऑन 1/4/2008 कैसे करेंगे? मेरा 9,25,000 था, 7 साल का मेरा ये था यूजफुल लाइफ, इंटू 2 years खत्म हो गए ना। अच्छा, 2 years खत्म हो गए, तो बचते कितने साल है?
5 years। या तो ऐसे कर सकते हो या फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद फिर कर सकते हो। हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद करते हैं क्योंकि वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होगा। सबसे पहले लेंगे यहाँ पे 246 का 19,25,000, यही था ना 19 लाख, हाँ। लेस करो डेप्रिसिएशन, लेस करो डेप्रिसिएशन 19,25,000 डिवाइडेड बाई 7 years इंटू 2 years। करो कितना आता है बताओ। 19,25,000 5,50,000। 5 lakhs. ओके, 5,50,000। तो यहाँ पे बुक वैल्यू एज ऑन 1/4/2008 कितना आता है? 9,25,000 माइनस 5,50,000, 13 lakhs 75,000. 13,75,000। सिंपल। यहाँ पे कुछ डाउट है? ये तो मेरा No, sir. रिवैल्यू, ये तो बुक वैल्यू आ गया। तो फिर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन बताओ कितना हो गया? 15% हुआ ना? एट द रेट 15% लेस कर दूंगा। बताओ एट द रेट 15% अगर मैं डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करता हूँ तो कितना आएगा? 206 206 250। 250. ये लेस करने के बाद मेरा रिवैल्यूड अमाउंट आ जाएगा। 11 lakhs 68,750. कितना आया? 11,68,750। ठीक है। 7. यहाँ तक कुछ डाउट है? यहाँ तक इजी इजी निकल गया। 11 लाख कितना था? 11,68,750। Yes. ओके, 68,007. 750। अब यहाँ पे आगे एक और चीज बताया था ना उन्होंने। क्या बताया था सर? कि डेप्रिसिएशन जो है ना, सॉरी, यूजफुल लाइफ जो है ना वो 8 years हो गया। इसका रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ अभी 8 years हो गया ना, क्वेश्चन में दिया है। इस 8 years, तो रिवाइज डेप्रिसिएशन बताओ कितना आएगा? एज ऑन 31st, सॉरी, 1st April 2008 कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 11,68,750 डिवाइडेड बाई 8। बताओ। 146,094। 94. राइट। यहाँ तक अच्छा हुआ, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कुछ डाउट है? अब बताओ, ये जो अमाउंट है ना, समझ. ये जो अमाउंट है कौन सा वाला? अपवर्ड रिवैल्यूएशन 1,75,000। 1,75,000 जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन है वो किसको ट्रांसफर करेंगे? मतलब पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे या रिवैल्यूएशन रिजर्व में? बताओ कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? इसको हम ट्रांसफर करेंगे, अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, Revaluation reserve. रिवैल्यूएशन रिजर्व में। रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब मुझे रिवैल्यूएशन रिजर्व का भी अमाउंट निकालना पड़ेगा। वो कैसा सर? याद है मैंने बताया था कि रिवैल्यूएशन रिजर्व हम यूज करेंगे तो फिर जो भी एक्सेस रिवैल्यूएशन है, जो भी रिवैल्यूएशन अमाउंट आएगा वो हम क्या करेंगे? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के हिसाब से उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। बताया था ना एक बार। कहाँ पे बताया था मैंने? एक मिनट, वो बता देता हूँ कि अगर इनकेस रिवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं, जो भी रिवैल्यूएशन है, जो भी रिवैल्यूएशन अमाउंट है उसको क्या करूंगा? जो भी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसके बेसिस में मैं क्या करूंगा? उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते रहूंगा अप टू दी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे वो कैलकुलेट करना है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बचा है, क्योंकि हमें ये एडजस्ट करना पड़ेगा ना। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन जो है, ये जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, तो उसके लिए कंप्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो गया फोर्थ। फोर्थ वाला क्या है? अमाउंट
ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ओके, तो मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना पड़ा है बताओ? 1,75,000। यस। 1,75,000. हाँ। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ उस टाइम में कितना था? 7 इयर्स का था रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। 7. तो 2 साल बाद, आफ्टर 2 इयर्स डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, तो फिर 2 साल तक तो मैं रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दूंगा ना। तो बताओ, अमाउंट ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स कैसे निकलेगा सर? 1,75,000 डिवाइडेड बाई 7 इयर्स इंटू 2 साल तक मैं ट्रांसफर करता रहा, तो बताओ कितना ट्रांसफर किया ऑलरेडी? 17 लाख। 1,75,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 2। अच्छा, 50,000 जो है ना मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, 50,000 जो है ना मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया। किसमें? रिटेन अर्निंग्स में। यहाँ पे आरी ने तो समझेगा नहीं, मैं यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स लिखता हूँ। ठीक है, डी अमाउंट, यहाँ पे आएगा बैलेंस, अमाउंट इन रिवैल्यूएशन रिजर्व। कितना आएगा? 1,75,000 माइनस 50,000। यस, 1,75,000 माइनस 50,000 कितना आएगा? 1,20,000। One तो lakh मेरा twenty. 1,25,000। ओके, मेरा यहाँ पे जो है ना रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बचा है? 1,25,000 बचा हुआ है सर। अब बताओ कि मेरा जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है वो कितना हुआ है? 2 लाख। ये देखो कितना हुआ है? 2,06,250। बराबर। तो हमने अपवर्ड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का देखा था। पहले अपवर्ड हुआ, फिर उसके बाद डाउनवर्ड हुआ। तो अपवर्ड जब रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर किया, जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो सरप्लस बचा है उस पे पहले एडजस्ट करेंगे, बराबर। और उसके बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना बचा है ऑलरेडी? 1,25,000। 1,25,000 एडजस्ट कर लूंगा, जो भी एक्सेस आएगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। यस, ये फिर से समझाऊंगा। Yes. अमाउंट ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पीएनएल। तो बताओ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितना था? एज ऑन 2,06,000. 2,06,250। ओके, 2,06,250। ओके, मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बचा है? रिवैल्यूएशन रिजर्व में 1,25,000. 1,25,000। जो भी बैलेंस बचा है, जो भी बैलेंस बचा है इसको ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू पीएनएल। कितना है ट्रांसफर टू पीएनएल बताओ? 6250, 81,250। इसको हम क्या करेंगे? पीएनएल में चार्ज करेंगे। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ? सबसे पहला रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोग ये कर देंगे एडजस्ट। रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना था रिवैल्यूएशन रिजर्व में? रिवैल्यूएशन रिजर्व में 1,25,000 था। फिर उसके बाद पीएनएल अकाउंट डेबिट। पीएनएल अकाउंट में 8 लाख। ये कैसा आया? बैलेंसिंग फिगर टू पीपीई। पीपीई कितना डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था? 2,06,000 था। 2,06,500 250। ठीक है, बीइंग डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। चलो ये एक और बार समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। क्या टेक्निकल है? पहले वो वाला कंसेप्ट जो था ना मैं बताया था तुमको, इसमें ट्रांसफर करना है। किसमें? रिवैल्यूएशन से रिटेन अर्निंग्स। वो देख लेते एक बार।
हम्म, ये रहा, बताया था ना कि अगर इनकेस अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन जब होगा तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे लिखा था मैंने, अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो फिर क्या करेंगे सर, जो भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा ये रिवैल्यूएशन रिजर्व हम क्या करेंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चार्ज करेंगे। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे अच्छे से, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में करेंगे। अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव में करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, जो भी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, जो भी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसके बेसिस में मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के हिसाब से उसको अमोर्टाइज करूंगा। बराबर, यहाँ पे लिखा था अमोर्टाइज करूंगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो भी एक्सेस डिप्रिसिएशन है उसके बेसिस में। ठीक है, तो वही किया यहाँ पे अपने क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन में वही क्या क्या किया सर, मेरा अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितना था, 1,75,000, राइट, 1,75,000 मेरा अपवर्ड रिवैल्यूएशन था यहाँ पे। बराबर, और इसका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ था 7 इयर्स। यस, तो ये इसका जो है ना, इसके अमाउंट की वजह से, 1,75,000 की वजह से मेरा एक्सेस डिप्रिसिएशन आएगा ना, 1,75,000 की वजह से मुझे एक्सेस डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो वो एक्सेस डिप्रिसिएशन कंपनसेट करने मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई 7 करूंगा और जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में है उसको ट्रांसफर कर दूंगा रिटेन अर्निंग्स में। तो वही किया सर। बराबर, कब तक किया, 2 साल तक। क्यों, 2 साल बाद मुझे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना पड़ा, तो 2 साल तक 50 लाख, सॉरी 50,000 तक मुझे क्या करना पड़ा, अमोर्टाइज करना पड़ा, यानी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना पड़ा। इसका जर्नल एंट्री बताओ तो, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट टू रिटेन अर्निंग्स, 50,000, 50,000, ठीक है, 50,000 ऑन 50,000। अब बैलेंस मेरा कितना बचा है, 1,25,000। 1,25,000 कैसा आया, 1,75,000 मेरा सर ये था, सरप्लस में था, 50,000 मैंने ऑलरेडी अमोर्टाइज कर दिया, तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में मेरा बचा है 1,25,000। बराबर, लेस करने के बाद फिर अब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितना हुआ था, 2,06,250 यहाँ पे, और मेरे सरप्लस से सबसे पहले एडजस्ट कर लूंगा मैं यहाँ पे, राइट, और सरप्लस से सबसे पहले एडजस्ट करूंगा 1,25,000 से, जो भी बचा है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे देखो जर्नल एंट्री भी दिया। समझा यहाँ तक, कुछ डाउट है, बताओ। अभी अपना जो है ना No, इसका, sir. हाँ, लेजर में बचा है, लेजर बचा है, वो लेजर नेक्स्ट सेशन में करते हैं क्योंकि 1 मिनट बचा है सिर्फ सेशन का। ठीक, एक Okay, 3-4 मिनट का ब्रेक ले लेना और वो न्यू सेशन क्रिएट करके भेज देना। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हमें क्या बनना था, मशीनरी अकाउंट बनाना था ना, वो बना लेते लेजर। Yes. हम्म, तो क्या था, हेवन लिमिटेड की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ हेवन लिमिटेड क्या बनाना है हमें, मशीनरी अकाउंट। हम्म, आता ना, ये बचपन में बनाए थे हम फाउंडेशन में या फिर इंटर में बनाया होगा ना, पर्टिकुलर्स Yes. अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट। ओके, डेट भी बनाना था ना,
एक मिनट, डेट बनाते हैं, डेट का कॉलम भी। आ जाओ, डेट पर्टिकुलर्स, डेट और पर्टिकुलर्स। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? एक 1/4 है ना, 1/4/2001 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमने परचेस किया था ना, परचेस करने का एंट्री क्या है? जो भी मशीनरी रहेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर या बैंक, बराबर। Yes. And टू या वेंडर yes. या बैंक। अगर कैश में पे किया तो बैंक आएगा, या तो अगर क्रेडिटर्स में लिया तो मतलब क्रेडिट पे लिया तो वेंडर आएगा। कितना? 30 लाख का लिया था हमने, राइट। फिर उसके बाद 31 मार्च Yes, sir. 2002 को क्या होगा? यहाँ पे हमें डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन हम स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाएंगे, राइट। तो ये कितना आएगा? 30 लैक्स डिवाइडेड बाई 12 कर दो। या तो ऐसे कर सकते हो, 30 लैक्स डिवाइड बाई 12, या वर्किंग नोट नंबर 1 रेफर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे निकल के रखा है हमने 2,50,000 होगा करके, ऑलरेडी ऊपर निकल के रखा है। ओके। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, या सॉरी कैरी डाउन, कितना आएगा कैरी डाउन? 2,27,50,000, राइट। Yes, sir. चलो यहाँ तक हो गया फर्स्ट ईयर का। हम्म। तो ये तो फर्स्ट ईयर का है। देन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ सेम होगा ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकेंड से फिफ्थ ईयर तक सेम होगा। फिर आएंगे हम 1/4/2006 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था? 17,50,000। ये कैसा है सर? क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो आ जाएगा, ये तो सिंपल है, उसके लिए मैंने सेम कर दिया। यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब इसका जर्नल एंट्री याद है क्या? क्या आएगा? अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, पीपीई अकाउंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, बराबर। Good. अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। Yes. तो 17,50,000 एट द रेट 10% के हिसाब से, यस बराबर, 1,75,000। यहाँ पे डिप्रिसिएशन आ जाएगा Yes. एज ऑन 31 मार्च 2007 बाय डिप्रिसिएशन। इसका भी निकाल के रखा है, निकाल के कहाँ पे कौन से नोट पे निकाला है, एक मिनट देखने दो मुझे। हम्म, हाँ, नोट नंबर 2 में, वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाल के रखा है। यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2, 2,50,000, राइट। तो 31/3/2007, 2006 आएगा ना, सॉरी एक मिनट, ये वन, हाँ 7 ही आएगा, 7 2007। बैलेंस निकल के बताओ कितना आएगा मुझे, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 2,50,000 लेस करने के बाद, नहीं 2,50,000 नहीं, रुको एक मिनट, कितना था? एक मिनट, टू का, हाँ 2,75,000 था ना, हाँ 75. 2,75,000, हाँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, 2,75,000, 2,75,000, हाँ। बैलेंस बताओ कितना आएगा?
16,50,000 राइट। चलो ये हो गया। देन आगे हम 2 साल के लिए डिप्रिसिएशन लगाएंगे 1/4/2007 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सेम 16,50,000 आ जाएगा यहाँ पे, बराबर। 16,50,000 आ जाएगा। और 31/3/2008 को मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा बाय डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन हो है तो फिर स्ट्रेट लाइन के बेसिस में सेम डेप्रिसिएशन आएगा 2,75,000। जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा तो फिर 31 मार्च को मेरा बैलेंस कितना बचेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। 13,75,000 बराबर है ना। 13,75,000। हाँ 16,50,000 माइनस, ठीक है ये हो गया। देन उसके बाद 1/4/2008 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना 13,75,000 आया। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी है, बराबर। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो फिर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का एंट्री बता सकते हो क्या। फर्स्ट को ही होगा ना डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 1/4/2008 तो बाय रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना एडजस्ट किया हमने 1,25,000। 1,25,000। ओके। देन 1/4/2008 पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में कितना एडजस्ट किया है 80,000, बराबर। 81,250 एडजस्ट किया ना। Yes, सारा यहाँ पे 250. वर्किंग नोट है, देखो यहाँ पे, Yes. यहाँ पे। ठीक है क्लियर। अब डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन आएगा 31 मार्च 2009 को बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था क्या, कितना आया था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद 140 146 146. 146,094 कुछ आया। एक मिनट 94. फिर से, यही आया था ना। बस बैलेंस बता के निकाल के बताओ मुझे क्या आया। वन फोर 6094 बताओ बैलेंस 2009 बाय बैलेंस कैरिड ऑन बताओ। 81,250 14,6094 10, 1375 10,2 1022, 06, 6 पैसे. 656 ओके यहाँ तक हुआ। देन 1/4/2009 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया 10,22656। और 31 मार्च को क्या कर दिया, बेच दिया ना। पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पूरा साल का डिप्रिसिएशन चार्ज कर लो कितना आएगा बाय डिप्रिसिएशन, बराबर सेम आएगा 146,094। और बेच कितने का दिया, बेच कितने का दिया 9,35,000 बाय बैंक अकाउंट 9,35,000। बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है 9,35,000 डिफरेंस क्या आ रहा है, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 14,6094 9,35,000 माइनस 0322656 मेरा 58,438 कितना 58,438 जाएगा मेरा बाय सॉरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर, आएगा 58,438। ये मेरा हुआ प्रॉफिट। यस समझा।
ये क्वेश्चन क्लियरली समझा? एलडीआर Yes, sir. क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया तो 10 मार्क के आसपास आ सकता। हर एक चीज डिटेल में देखा था हमने। ओके। ये Yes, sir. सोल्यूशन वाला जो है ना, भेज दूंगा मैं, और वहां पे रेफरेंस भी दे दिया मैंने। हमने हाँ. जो कंसेप्ट नोट बनाया है ना, हर एक क्वेश्चन का रेफरेंसिंग मिल जाएगा यार, इसमें इसमें नहीं है क्या? वो फाइल भेज दूंगा मैंने, जिसमें जिसमें रेफरेंसिंग दिया है ना, दूसरा एक और फाइल है, मतलब पीडीएफ फाइल, उसमें भेज दे दूंगा कि ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट के बाद ये क्वेश्चन करना है करके। जैसे यहाँ पे दिया है ना, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ टेस्ट योर नॉलेज, ऐसा। यहाँ पे डिप्रिशिएशन का दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये भेज दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ तक क्लियर है? क्या क्या कुछ भी Yes. डाउट? नहीं ना? नहीं sir. चलो Yes. आगे बढ़ते नहीं. हैं अभी। अब ये आता है हाँ. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल्ड एज डीकमीशनिंग कॉस्ट, समथिंग कॉल्ड एज डीकमीशनिंग कॉस्ट। स्टार्ट ऑफ द डे जब मैंने इंडिया 16 का जब ये बता रहा था, इंट्रोडक्शन बता रहा था और इनिशियल रिकग्निशन बता रहा था, तब बताया था ना कि डीकमीशनिंग कॉस्ट क्या होता है, डीकमीशनिंग कॉस्ट या रिस्टोरेशन कॉस्ट, बताया था ना? यस नो? तो यानी क्या है इसका, इसका मतलब Yes. क्या है? Yes. व्हाट डू यू मीन बाय डीकमीशनिंग कॉस्ट? एक बार बताओ, फिर से अच्छे से पढ़ा समझाता हूँ मैं, लेकिन एक बार एक ब्रीफ आइडिया दे दो मुझे, क्या था? वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जब एसेट की खत्म होने पे लाइफ, तो रिस्टोरेशन कॉस्ट ओके। एज इट सेम पोजीशन में वापस करना. ओके 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 ओके। क्या था सर? मेरा पीपीई है, पीपीपी पीपीई मैं कहीं इंस्टॉल किया मैंने, ठीक है, इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद आफ्टर 10 years ऑफ लाइफ स्पैन, मतलब एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होगा पीपीई का, वो लाइफ स्पैन होने के बाद यानी खत्म होने के बाद जो है ना, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। यानी जो जहाँ पे इंस्टॉलेशन किया था उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, या फिर जो पीपीई लगाया था उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा। तो इसका एक कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, बराबर ना? उसको रिस्टोर करना है, डिसमेंटल करना है, तो फिर इसके लिए रिलेटेड एक कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। वो पर्टिकुलर कॉस्ट को हमें इनकर करना होगा आफ्टर 10 years, बराबर? आफ्टर 10 year इसे इनकर करना है, बट मुझे पता है ये इनकर करना है, आज के डेट में मुझे पता है इनकर करना है, तो इन फ्यूचर इनकर करना है ना, उसको क्या करता हूँ मैं, आज के डेट में डिस्काउंट करता हूँ। यानी क्या? आज के डेट में वो जो 10 लाख है, 10 years के बाद जो इनकर करना है, उसका आज का वैल्यू क्या है, आज का वैल्यू उसको निकल के उसका प्रोविजन बना के रखता हूँ एज पर इंडिया 37। अब इंडिया 37 क्या है? प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट, ये हम पढ़ेंगे। प्रोविजंस का क्राइटेरिया क्या है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, बस यहाँ पे इतना समझ लो कि मुझे प्रोविजन बना के रखना है, किसके लिए? डिसमेंटलिंग कॉस्ट या रिस्टोरेशन कॉस्ट के लिए, राइट? तो समझो, एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे दो एग्जांपल दूंगा। एक, समझो लेसोर ने क्या किया यहाँ पे, लेसोर ने क्या किया यहाँ पे, लेसी को लेसी को रेंट पे दे दिया, बराबर? रेंट पे दे दिया फॉर 10 years, ठीक है, 10 years में दे दिया। अब जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है वो किसके हाथ में है? लेसी के हाथ में है ना, बराबर? अभी लेसी के हाथ में है। अब लेसी क्या करेगा उसको, लेसी क्या करेगा सर? लेसी यहाँ पे लीज इंप्रूवमेंट करेगा। लीज इंप्रूवमेंट मतलब क्या है कि उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर प्लेस को या पर्टिकुलर मशीनरी को कन्वर्ट करके लेगा ना, लीज इंप्रूवमेंट, बराबर? लेसी जो है ना, उसके हिसाब से, उसके बिजनेस के हिसाब से क्या करेगा, उसका जो पर्टिकुलर मशीनरी है या वो पर्टिकुलर प्लेस है उसको कन्वर्ट कर लेगा उसके बिजनेस के हिसाब से। अब यहाँ पे 10 years खत्म हो गए, आफ्टर 10 years, ठीक है, 10 years खत्म हो गया। अब 10 years के बाद यहाँ पे लेसी के ऊपर ऑब्लिगेशन है, किसके ऊपर है? लेसी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो जो भी लीज में लिया था, पीपीई लीज में लिया था, या फिर जो भी प्लेस में लीज में लिया था, उसको रिस्टोर करने का। रिस्टोर इन द सेंस यहाँ पे क्या है सर? रिस्टोर मतलब कि जो भी मशीनरी है या पीपी है, वो इनिशियली कैसा था, स्टार्ट में कैसा था, वैसा का वैसा उसको रिटर्न करना है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिस्टोरेशन। तो ये जो रिस्टोरेशन को बोलते हैं ना, इसको रिस्टोरेशन कॉस्ट बोलते हैं। दिस इज नोन एज रिस्टोरेशन कॉस्ट। अब इसको तो पता है कि 10 साल बाद जो है ना, मुझे इनकर करना है ये पर्टिकुलर कॉस्ट, बराबर?
ये पर्टिकुलर कॉस्ट मुझे इनकर करना है, उसको आज ही पता है कि आज मुझे 10 साल बाद मुझे ये जो असेट है या जो भी असेट है उसको मुझे लेसर को दे देने का है, जैसे कंडीशन में वो दिया था वैसे ही कंडीशन में मुझे उसको रिटर्न करना है। तो ये कॉस्ट रिस्टोरेशन कॉस्ट, ये 1 साल बाद 10 साल बाद, तो उसको क्या करेंगे हम आज के दिन में, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, पीवी फैक्टर से डिस्काउंट कर लेंगे और आज का वैल्यू निकालेंगे और इसको ऐड कर देंगे कॉस्ट में। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कॉस्ट में, सिंपल। डील कमीशन कॉस्ट या फिर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, समझा क्या है। इनिशियली यस सर। हमने प्रोविजन बना के रखा, इनिशियली प्रोविजन बना के रखा एज पर इंडेक्स 37। अब ये आप पे क्यों ले रहा हूँ इंडेक्स 37, क्योंकि प्रोविजंस जो है ना हम इंडेक्स 37 में बनाते हैं, तो उसके बेसिस में। और एक एग्जांपल जो है ना, टीनेज एग्जांपल है, ये काल्पनिक है, कोई भी ये ना सीरियसली नहीं लेने का। समझो यहाँ पे ये है चिमटू और यह है चमेली, ठीक है। ये दोनों बात करना शुरू किया, बात करते 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 करते, एग्जाम्पल, ये एकेडमिक्स में नहीं लेके आने का, सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ ये एग्जाम्पल। चिमटू है और चमेली है, दोनों बात करना शुरू करे, दोनों को क्या हुआ, प्यार हो गया। क्या हो गया, प्यार हो गया। तो चिमटू, यहाँ पे जो है ना चमेली का बर्थडे आया, बर्थडे, फर्स्ट ईयर बर्थडे, ठीक है, फर्स्ट ईयर बर्थडे आया। समझो वो बर्थडे आता है दिसंबर में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ दिसंबर में। तो चिमटू ने क्या किया, 12 महीने के बाद बर्थडे आता है ना, जैन से लेके दिसंबर तक, ये क्यों नहीं चल रहा है, हाँ, दिसंबर तक, तो इसने 12 गिफ्ट गिफ्ट कर दिया, किसको, चमेली को, 12 गिफ्ट गिफ्ट कर दिया है यहाँ पे, बराबर, 12 गिफ्ट गिफ्ट कर दिया। देन सेकेंड ईयर बर्थडे आया चमेली का, सेकेंड ईयर ऑफ बर्थडे, यहाँ पे चिंटू भूल गया, याद नहीं रहता ना, 1 मिनट यार, पेन क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, सेकेंड ईयर ऑफ बर्थडे आया, और सेकेंड ईयर ऑफ बर्थडे में क्या हो गया, चिंटू भूल गया, ठीक है। फिर उसके बाद चमेली ने मैसेज किया उसको, क्या मैसेज किया, अरे हेलो, यस सर। 1 मिनट, हाँ वीडियो चला गया ना मेरा। हाँ, मुझे लगा कि मेरा नेटवर्क इशू इसलिए हो रहा है। हम्म, पता नहीं यार क्या हो रहा है, 1 मिनट देना मुझे। एक था चिमटू, एक था चमेली, ये दोनों बात करना चालू किए। फिर उसके बाद इनको क्या हो गया, प्यार। फर्स्ट बर्थडे आया, फर्स्ट बर्थडे किसका, चमेली का। तो चिमटू ने क्या किया, 12 गिफ्ट दे दिया, 12 गिफ्ट्स, कितना दिया, 12 गिफ्ट। सेकेंड ईयर ऑफ बर्थडे आया, सेकेंड ईयर ऑफ बर्थडे आया। अब सेकेंड ईयर ऑफ बर्थडे में क्या हुआ, चिमटू भूल गया क्या देना है कैसे देना है। तो चमेली मैसेज की, क्या की मैसेज की, हाय, मैसेजेस, हाय किया। तो चमेली ने पूछा कि भूल गए तुम, हाँ भूल गया, चिंटू बोलता है भूल गया। तो अब क्या हो गया, उनका झगड़ा हो गया यहाँ पे, झगड़ा हो गया और ब्रेकअप हो गया, क्या हो गया, ब्रेकअप। अब बताओ जब ब्रेकअप होता है क्या करना पड़ता है, जो भी गिफ्ट है ना वो फिर से देना पड़ेगा ना, जो भी गिफ्ट दिया था चिंटू ने, 12 गिफ्ट जो दिया था वो भी देना पड़ेगा ना। तो जो ये देना है ना, देने का प्रोसीजर, ये जो 12 गिफ्ट देने का प्रोसीजर है,
इसी को बोलते हैं रिस्टोरेशन कॉस्ट, इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन कॉस्ट, सिंपल, समझा? इसी को बोलते हैं रिस्टोरेशन यस। कॉस्ट। अब क्या है, चमेली क्या करेंगे, उसका प्रोविजन एज पर इंड एस 37 है, उसका प्रोविजन बना के रखेंगी। और स्टार्ट डे में जब एक्सेप्ट किया था, स्टार्ट डे में उसका प्रोविजन बना के उसके कॉस्ट में जो भी कॉस्ट होता है ना, ऐसा कॉस्ट ऐड करके रखते हैं सब कुछ, ये ब्रेकफास्ट हुआ, ये लंच हुआ, इतना हुआ करके उसमें ऐड करके रखेगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, डिसमेंटलिंग कॉस्ट समझ गया मुझे कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या है, रिस्टोरेशन कॉस्ट क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ईयर एंड में चेंज आएगा, ईयर एंड में चेंज नहीं, ड्यूरिंग द पीरियड क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड यहाँ पे समझो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सिक्स्थ ईयर, समझो 6 साल का था। अब ईयर वन में मैंने प्रोविजन बना के रख लिया, इसमें प्रोविजन बना के रख लिया। अब थर्ड ईयर में जाके मुझे पता चल रहा है, थर्ड ईयर में जाके मुझे क्या पता चल रहा है कि जो भी प्रोविजन बनाया था, समझो फॉर एग्जांपल प्रोविजन 5 करोड़ का बनाना था, और 5 करोड़ का मैंने प्रोविजन बना के रखा, लेकिन आगे जाके मुझे पता चला कि 5 करोड़ का नहीं, 8 करोड़ का करना था प्रोविजन। क्या करना था, 8 करोड़ का प्रोविजन बनाना था। स्टार्टिंग में क्या मुझे लगा कि 5 करोड़ का प्रोविजन से बन जाएगा, 5 करोड़ का मुझे इनकर करना है, उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, आज 5 करोड़ का प्रोविजन बना के रखूंगा। ठीक है। लेकिन थर्ड ईयर में मुझे पता चल रहा है कि 8 करोड़ का प्रोविजन बनाना था, बल्कि 5 करोड़ की जगह में 8 करोड़ बनाना था। तो ये क्या हुआ, चेंज इन एस्टिमेशन, राइट? ये हुआ चेंज इन एस्टिमेशन, तो उसी को बोलते हैं चेंज इन एस्टिमेशन, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इसका प्रोविजन कैसे बनाएंगे सर हम, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या मुझे पता था क्या, 8 करोड़ का बनाना था? नहीं पता था। मुझे बनाना था 5 करोड़ का, तो 5 करोड़ के हिसाब से मैंने प्रोविजन बनाया 6 ईयर के हिसाब से। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे मार्केट रेट ऑफ जो भी आईआरआर है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या आईआरआर जो है ना, वो समझो फॉर एग्जांपल 10% है, राइट? 10% है। तो 10% के हिसाब से 5 करोड़ का 6 साल के लिए बनाना है, तो फिर बताओ कितना आएगा, 1.1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, 6 साल के लिए 5 करोड़ इंटू 0.564, तो 2.82 का मैंने प्रोविजन बना के रखा था। ठीक है। इसमें 2 साल के लिए अनवाइंडिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगा। अनवाइंडिंग कॉस्ट क्या है सर, यहाँ पे देखो, अनवाइंडिंग कॉस्ट मतलब क्या है कि रीडिस्काउंटिंग, रीडिस्काउंटिंग मतलब ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना। जो अनवाइंडिंग कॉस्ट जो है ना, ये क्यों लगता है, ईयर ऑन ईयर में मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा, वहां पे यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं बोलते इसमें, इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, अनवाइंडिंग कॉस्ट। अनवाइंडिंग कॉस्ट 2 साल के लिए ऐड होगा, तो यहाँ पे मेरा थर्ड ईयर का जो भी प्रोविजन है वो आ जाएगा, बराबर। थर्ड ईयर का प्रोविजन आ जाएगा। अब थर्ड ईयर में मुझे प्रोविजन में पता चल रहा है कि यार मुझे 8 करोड़ का बनाना चाहिए था, 5 करोड़ का नहीं बनाना चाहिए था, तो 8 करोड़ के बेसिस में फिर से डिस्काउंट करेंगे। 8 करोड़ का 6 ईयर्स के लिए, 6 मंथ, 6 ईयर्स के लिए पीवीएफ 10% के हिसाब से जो भी आएगा, जो भी अमाउंट आएगा, हम क्या करेंगे, उसको थर्ड ईयर में फिर से लेके आएंगे, यानी थर्ड ईयर यहाँ पे लेके आएंगे, उसको ऐड करके अनवाइंडिंग कॉस्ट, अनवाइंडिंग कॉस्ट ऐड करके लेके आएंगे। और जो भी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो भी डिफरेंस है, या तो इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी होगा या तो डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी होगा। इंक्रीज होगा तो इंक्रीज रिकग्नाइज करेंगे, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज रिकग्नाइज करेंगे। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, यहाँ पे अभी तक डिटेल में नहीं गए, सिर्फ एक ओवरव्यू है। तो यहाँ पे देखो, चेंज इन डीकमीशनिंग कॉस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया 16, चेंजेस इन डीकमीशनिंग कॉस्ट मे टेक प्लेस ड्यू टू दो चीजें, या तो कैश फ्लो में चेंज आ सकता है, यानी जो प्रोविजन बनाना था मुझे कैश फ्लो 10th ईयर एंड में, जो भी यूजफुल लाइफ के एंड में मुझे जो भी कैश इनफ्लो इनकर इनकर करना था उसमें चेंज आ गया, या फिर इंटरेस्ट रेट में चेंज आ गया, जो भी रेट है ना मार्केट रेट में, उसमें चेंज आया, या एस्टिमेटेड कॉस्ट जो इनकर करना था उसमें चेंज आया। इन दोनों की वजह से क्या होगा, चेंज इन डीकमीशनिंग कॉस्ट में चेंज होगा। ठीक है। स्टेप्स वगैरह हम देखते हैं बाद में, स्टेप्स वगैरह जो है ना हम कल की क्लास में देखते हैं। ठीक है। ये समझ, एक ओवरव्यू समझ में आया? यस, नो? हेलो? यस सर। हेलो। एक ओवर, हाँ, एक ओवरव्यू समझ में आया, डीकमीशनिंग कॉस्ट क्या होता है, रिस्टोरेशन कॉस्ट क्या होता है, इसका चेंज जो है ना वो हम कल की क्लास में समझते हैं। ठीक है। बस एक क्लास ओके। और मेरे हिसाब से, उसके बाद 16 खत्म हो जाएगा। ठीक है।
चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।